स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत में कैथोलिक पादरियों और ननों के लिए कर छूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में कैथोलिक पादरियों और ननों को कर से छूट देने की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में उनके सामाजिक योगदान को मान्यता देने के लिए की गई थी। 2. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस छूट को बरकरार रखा क्योंकि यह कानून के तहत समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में कैथोलिक पादरियों और ननों के लिए कर छूट की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई थी ताकि समाज में पादरियों और ननों के योगदान को मान्यता दी जा सके। अतः कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक प्रथाओं के आधार पर कर छूट को रद्द कर दिया, अतः कथन 2 सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह छूट भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें कर समानता पर जोर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 16वें सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दोनों पक्षों ने स्वदेशी लोगों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के संरक्षण और रखरखाव के लिए एक नया स्थायी सहायक निकाय स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। 2. इसने विकासशील देशों के बीच क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से असमानताओं को दूर करने में मदद के लिए एक नई विषयगत कार्य योजना प्रस्तुत की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पार्टियों ने अनुच्छेद 8J पर एक नया स्थायी सहायक निकाय स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की जो स्वदेशी लोगों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के संरक्षण और रखरखाव से संबंधित है, अतः कथन 1 सही है। COP16 ने विकासशील देशों के बीच क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से असमानताओं को दूर करने में मदद करने के लिए एक नई विषयगत कार्य योजना प्रस्तुत की, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ई दाखिल पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस पोर्टल की शुरुआत 7 सितंबर 2024 में की गई थी। 2. यह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 7 सितंबर 2020 को ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। बता दें कि अब यह मंच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। यह पोर्टल उपभोक्ता मंचों पर शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे शिकायतों के समाधान में सुविधा और दक्षता सुनिश्चित होती है। इस पोर्टल में उपयोगकर्ता को अपनी शिकायत दर्ज करने, आवश्यक शुल्क का भुगतान करने और मामले की स्थिति ट्रैक करने के लिए एक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. MiG-21 एक सबसोनिक फाइटर जेट है जिसे मूल रूप से सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया था। 2. राफेल एक फ्रेंच जुड़वा इंजन और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। MiG-21 1950 के दशक में तत्कालीन USSR द्वारा डिजाइन किए गए सुपरसोनिक फाइटर जेट और इंटरसेप्टर विमान, अतः कथन 1 सही नहीं है। राफेल यह फ्रेंच जुड़वा इंजन और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। भारत ने वर्ष 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट खरीदे, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा था। 2. इन्हें हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जाता है।
उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा था, अतः कथन एक सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। हालांकि वह किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया भी जा सकता है और हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में निहित जीवन के मूल अधिकारों के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। 2. अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने के साथ देश के वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। 3. MC मेहता बनाम कमलनाथ केस 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का ही विस्तार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 1 और 3, D केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में निहित जीवन के मूल अधिकारों अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया, अतः कथन 1 सही है। ये अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार एवं जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत है। संविधान के अनुच्छेद 48A में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A के खंड G में कहा गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना व जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है, जबकि अनुच्छेद 14 इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। MC मेहता बनाम कमलनाथ केस 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का ही विस्तार है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, समुद्री गायों की प्रजातियां डुगोंग एवं मैनेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डुगोंग कैरिबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेज़न, पूर्व पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। 2. मैनेटी हिंद और प्रशांत महासागरों के तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। 3. IUCN के अनुसार मैनेटीज और डुगोंग दोनों को सुभेदे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्री गायों में मैनेटी और डुगोंग शामिल है, जिनमें 4 मैनेटी प्रजातियां तथा 1 डुगोंग प्रजाति शामिल है, जो शाकाहारी डुंगोगिडे परिवार से संबंधित है। डुगोंग हिंद और प्रशांत महासागरों के तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। मैनेटी कैरिबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेज़न, पूर्व और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। IUCN ने डुगोंग और मैनेटीज दोनों को सुभेदे के रूप में वर्गीकृत किया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, टी सील एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टी ऑल अस्थिर मज्जा में स्टेम कोशिकाओं और एक विशेष प्रकार की सफेद रक्त कोशिका के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसे टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। 2. टी ऑल बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है, लेकिन उम्र के साथ इसमें वृद्धि होने लगती है। 3. इसकी विशेषता लिम्फोब्लास्ट नामक अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाओं की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया अस्थिमज्जा में स्टेम कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जो एक विशेष प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। टी ऑल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। टी ऑल बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है, लेकिन उम्र के साथ इसमें कमी आने लगती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसकी विशेषता
लिम्फोब्लास्टिक नामक अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाओं की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वयं सहायता समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में SHG मॉडल वर्ष 1994 में वर्गीस कुरियन से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया था। 2. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम वर्ष 1989 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के अनौपचारिक संघ हैं। ये समूह हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समुदायों के भीतर स्वरोजगार और निर्धनता उन्मूलन को बढ़ावा देते हुए स्वशासन तथा सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहन देते हैं। भारत में SHG मॉडल प्रोफेसर यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल से प्रेरित होकर वर्ष 1984 में प्रस्तुत किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया SHG BLP वर्ष 1992 तक एक एक्शन रिसर्च से एक पायलट प्रोजेक्ट में बदल गया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सरकार के पास किसी भी डेटाबेस, IT नेटवर्क या संचार अवसंरचना को CII घोषित करने की शक्ति है। 2. कोई भी व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करके किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच सुनिश्चित करता है अथवा उस तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल प्रभाव पड़ेगा। सरकार 2000 के IT अधिनियम के तहत उस डिजिटल संपत्ति की रक्षा के लिए किसी भी डेटाबेस, IT नेटवर्क या संचार बुनियादी ढांचे को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है, अतः कथन 1 सही है। कोई भी व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन कर किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच सुनिश्चित करता है अथवा उस तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, उसे 10 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह डेनमार्क का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2. भारत के प्रधानमंत्री यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सेवा, अखंडता और नेतृत्व के मूल्यों को अपनाते हुए समाज में असाधारण योगदान का प्रदर्शन किया, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. EFTA में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड शामिल हैं, जो सभी यूरोपीय संघ का भी हिस्सा हैं। 2. स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा वर्ष 1960 में स्थापित यह अपने 4 सदस्य राज्यों एवं वैश्विक व्यापार भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण में वृद्धि करना चाहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।